नमस्कार विद्यार्थियों, आज का पाठ है संज्ञा के रूपांतर। जैसा कि हम जानते हैं, भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से मनुष्य आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यह यादृच्छिक व्यवस्था हमें व्याकरण में भी दिखाई देती है, विशेष रूप से जब हम संज्ञा के रूपांतर का विचार करते हैं और उसके अंतर्गत जब हम लिंग की बात करते हैं तब हमें यह यादृच्छिक व्यवस्था दिखाई देती है। आज के इस पाठ में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए बात करें संज्ञा के रूपांतर की। अभी तक हमने शब्दों के भेद जाने, ये जाना कि विकारी शब्द और अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं और विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में विस्तार से जाना। आज हम जानेंगे कि वह कौन से तत्व हैं, या यूं कहें कि व्याकरण की वह कौन सी इकाइयां हैं जो विकार उत्पन्न करती हैं इन विकारी शब्दों में, या यूं कहें कि ये जो विकारी शब्द हैं ये किसके कारण विकारी शब्द बनते हैं और इसीलिए इनमें रूपांतर होता है, कुछ परिवर्तन होता है। तो ये रूपांतर क्या है? कामता प्रसाद गुरु कहते हैं, अलग अलग अर्थ सूचित करने के लिए शब्दों में जो विकार होते हैं उन्हें रूपांतर कहते हैं। विद्यार्थियों, पहले भी मैंने इस पर बात की है कि विकार का मतलब परिवर्तन होता है। विकार का मतलब कोई दोष नहीं होता है, बल्कि किसी भी भाषा में भाषा के शब्दों में कुछ कारणों से जो उनके रूप में परिवर्तन होता है उसे विकार कहते हैं और उन विकारों को ही रूपांतर कहा जाता है। तो आइए देखते हैं संज्ञा में रूपांतर किन कारणों से होता है, किसके द्वारा होता है। तो सबसे पहला बिंदु यह है कि संज्ञा में लिंग, वचन और कारक के कारण रूपांतर होता है। आपने भी देखा होगा, जब हम अपनी भाषा में कुछ वाक्य बोलते हैं तो देखते हैं कभी उनमें लिंग के कारण परिवर्तन हो रहा है, कभी वचन के कारण और कभी कारक के कारण। जैसे लड़का खेलता है। अब आप देखिए इस वाक्य को, लड़का एक वचन है, उसी के आधार पर क्रिया का प्रयोग हुआ है, खेलता है। अब हम कहेंगे लड़के खेलते हैं, तो लड़का एक वचन से बहुवचन में आ गया और हो गया लड़के खेलते हैं। क्रिया भी बदल गई, खेलता है के बजाय खेलते हैं हो गया। अब इसी वाक्य को थोड़ा बढ़ाते हैं, लड़का गेंद से खेलता है। किससे खेलता है? उसके खेल का साधन क्या है? गेंद। तो लड़का गेंद से खेलता है। अब इसे ही हम बहुवचन में करेंगे तो लड़के गेंद से खेलते हैं। और मान लीजिए कारक में रूपांतर देखने के लिए भी हम इस प्रकार का कोई प्रयोग करते हैं, जैसे क्या यह तुम्हारा घर है? तुम्हारा। और क्या ये तुम्हारे पिताजी हैं? तुम्हारे। रा रे री, क्या ये तुम्हारी माताजी हैं? अब आप देख रहे हैं
लिंग और वचन के कारण किस प्रकार संज्ञा अथवा सर्वनाम में परिवर्तन होता है, और इस परिवर्तन को ही रूपांतर कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला बिंदु देखिए। संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। अभी अभी मैंने कहा कि संज्ञा में रूपांतर लिंग, वचन और कारक के कारण होता है। तो हम एक एक करके आगे आने वाले पाठों में इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति का बोध होता है। अब यहां जाति से मतलब है वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, उसे लिंग कहते हैं। और संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। कोई चीज एक है तो एक वचन, एक से अधिक है तो बहुवचन। और अगला बिंदु है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उस रूप को कारक कहते हैं। जैसे मैंने रोटी खाई, तो मैंने रोटी खाई। अब यहां पे कारक शून्य है, चिन्ह नहीं है यहां पर, लेकिन यही हम कहें मोहन पिताजी को पत्र लिखता है, तो किसको पत्र लिखता है? पिताजी को। तो कर्ता ने कर्म को पत्र लिखा, कारक आ गया यहां पर। तो मोहन ने पिताजी को पत्र लिखा। अब यहां पर देखिए किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है, और इन परिवर्तनों को हम विस्तार से आगे आने वाले पाठों में एक एक करके लिंग, वचन और कारक के आधार पर देखेंगे। अब सबसे पहले तो मुझे बात करनी है आज कि हिंदी में लिंग निर्णय किन आधारों पर होता है। बहुत रोचक है यह जानना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो किसी भी भाषा का स्वरूप उसके प्रयोग से निर्धारित होता है। और विद्यार्थियों, आपको याद होगा कि मैंने अक्सर यह कहा है कि हमें प्रयोग से पता चलता है यह नियम किस प्रकार काम कर रहा है। पिछले वीडियोस में मैंने कई बार इस तरह की बातें की हैं, और अगर आपको पुनः उन्हें देखना हो तो एक बार उन वीडियोस को पुनः देख लीजिए। प्रयोग से हम जानते हैं कि कोई नियम, व्याकरण का कोई नियम किस प्रकार काम करता है। हिंदी में लिंग का पूर्ण निर्णय करना कठिन है। अब देखिए, ये एक बड़ा सवाल मैं यहां पर उठा रही हूं। हम पढ़ने जा रहे हैं लिंग के बारे में, जो एक व्याकरणिक इकाई है, जो संज्ञा में रूपांतर का कारण भी होता है। लेकिन विद्वान ऐसा कहते हैं कि हिंदी में लिंग का निर्णय करना बहुत कठिन है, क्योंकि इनके लिए भाषा के निश्चित व्यवहार का आधार नहीं है। और यहीं पर कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि हिंदी में लिंग निर्णय दो प्रकार से किया जाता है, एक शब्द के अर्थ से और दूसरा उसके रूप से। यह जानना बहुत आवश्यक है कि कहां पर लिंग निर्णय शब्द के अर्थ से होता है और कहां पर उसके रूप से होता है। तो हिंदी के व्याकरण विदों ने जितनी भी वस्तुएं हैं इस सृष्टि में, उन सबको दो वर्गों में बांट दिया है। एक जड़ वस्तुएं और दूसरी चेतन वस्तुएं। अर्थात एक जड़ सृष्टि है और दूसरी
चेतन सृष्टि है। अब चेतन में सभी प्राणी आ जाएंगे, जैसे घोड़ा, जैसे मोर। तो इस तरह के जो शब्द हैं वहां पर हम शब्दों के अर्थ से यह जान लेते हैं कि ये कौन सा लिंग है। जैसे अगर किसी ने कहा घोड़ा, तो हम तुरंत जान लेते हैं कि ये पुल्लिंग है, और अगर कहा घोड़ी तो पता चल जाता है कि यह स्त्रीलिंग है। लेकिन जब हम जड़ सृष्टि की तरफ देखते हैं तो वहां पर यह निर्णय करना थोड़ा कठिन हो जाता है कि वहां पर किसे हम स्त्रीलिंग कहें, किसे हम पुल्लिंग कहें। हालांकि नियम हैं, अकारांत है तो ये, आकारांत है तो ये, इकारांत है तो ये, ईकारांत है तो ये, और जिस पर हम आगे के वीडियोस में बात भी करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। लेकिन एक सरसरी दृष्टि से देखने के लिए और समझने के लिए कि हम कैसे जाने रूप देखकर किसी वस्तु का कि वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तो विद्वानों ने इसके लिए भी एक राह सुझा दी है। अगर कोई चीज बहुत बड़ी है, भारी भरकम है, बड़ी ठोस बलवान सी दिख रही है, तो उसे हम पुल्लिंग कहेंगे। अगर कोई चीज छोटी है तो उसे हम स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे हम कहते हैं कोई अगर डिब्बा है, बड़ा है, तो हम कहेंगे वो पुल्लिंग है, और अगर बहुत छोटा है जैसे कि डिबिया, तो हमने उसका स्त्रीलिंग बना दिया। इसी प्रकार हम वाहनों में भी देख सकते हैं। हम कहते हैं ट्रक खड़ा है और कार खड़ी है। अब देखिए, कार भी कोई बहुत छोटी तो नहीं होती है, लेकिन ट्रक के मुकाबले वह छोटी है, तो ट्रक खड़ा है और कार खड़ी है। अब चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। विमान उड़ रहा है। अब मानो कि वो बोइंग विमान है, तो विमान उड़ रहा है। लेकिन अगर हेलीकॉप्टर है, वो तो बोइंग के मुकाबले छोटा हुआ ना, तब हम क्या कहेंगे? हेलीकॉप्टर उड़ रही है? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? क्योंकि ऐसा प्रयोग हमने कभी नहीं सुना। हम फिर भी कहेंगे हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरे वाहनों के मुकाबले वह थोड़ा अधिक बड़ा है। एक बात है ये, और दूसरी बात यह है कि उसका प्रयोग हमेशा से पुल्लिंग की तरह हुआ है। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि प्रयोग से जानते हैं और उसके रूप से जानते हैं। तो हिंदी में लिंग निर्णय जड़ और चेतन दोनों वस्तुओं के संदर्भ में अलग अलग तरीके से किया जाता है। कहीं शब्द के अर्थ से लिंग निर्णय होता है और कहीं उसके रूप से लिंग निर्णय होता है। और सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि हमें किसी भी भाषा को सीखने के लिए यह जानना होता है कि उसका प्रयोग कैसे होता आ रहा है। अब जैसे अगर आप हिंदी की बोलियों की तरफ चले जाएं, अवधी है, भोजपुरी है, तो आप देखेंगे कि वहां पर यह नियम काम नहीं कर रहा है जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं। क्या आपने किसी को बोलते हुए सुना है? राम के माई, सीता के माई, अवधी है। ये मेरी अपनी भाषा है, अवधी, वही अवधी जिसमें तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है। तो राम के माई, सीता के माई, कोई अंतर ही नहीं आया, चाहे वो राम की मां है, चाहे वो सीता की मां है। लेकिन अगर हमने कहा राम के पिता, सीता के पिता, यहां भी कोई अंतर नहीं आया। यानी इस बोली का व्याकरण यदि लिखा जाएगा तो उसमें देखा जाएगा कि इस बोली में प्रयोग किस आधार पर हो रहे हैं या हुआ करते हैं। तो यहां पर तो कह ही रहा, चाहे वो सीता की मां हो, सीता के पिता हों, अगर हम हिंदी बोले,
लेकिन वहां सीता के माई, सीता के पिता, कोई फर्क ही नहीं हुआ, कोई अंतर ही नहीं आया। तो इसका अध्ययन हम इस प्रकार तुलनात्मक ढंग से भी कर सकते हैं कि लिंग निर्णय एक ही भाषा की अलग अलग बोलियों में किस प्रकार होता है। आइए आगे देखते हैं। प्रायः प्राणिवाचक शब्दों का लिंग अर्थ के अनुसार और अप्राणिवाचक शब्दों का लिंग रूप के अनुसार निश्चित करते हैं। अभी अभी मैंने बात की चेतन वस्तुएं और जड़ वस्तुएं, प्राणिवाचक और अप्राणिवाचक। शेष शब्दों का लिंग केवल व्यवहार के अनुसार माना जाता है, प्रयोग के आधार पर, किस प्रकार उसका व्यवहार होता आ रहा है। और यही वजह है कि जब हमें किसी एक भाषा का बहुत अच्छी तरह से ज्ञान होता है तो हमारे सामने उसी भाषा को यदि कोई गलत तरीके से बोलता है तो हमें खटकता है, वो हमें अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसका व्यवहार गलत हो रहा है। लेकिन इसके लिए व्याकरण से पूर्ण सहायता नहीं मिल सकती है, जहां तक हम लिंग निर्णय की बात कर रहे हैं। इसके लिए तो हमें व्यवहार पर निर्भर होना पड़ेगा। अब स्कूलों की बात अलग है, या विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में अगर कहीं व्याकरण की शिक्षा दी जा रही है तो वहां जो सूची दी जाती है कि ये इतने शब्द स्त्रीलिंग हैं, ये इतने शब्द पुल्लिंग हैं, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के ये नियम हैं, इन्हें सीख लीजिए, आप पास हो जाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन अगर हमें व्याकरण का अध्ययन करना है तो हमें उसके व्यवहार का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। आगे कुछ और भी नियम हैं, जैसे जिन प्राणिवाचक संज्ञाओं से जोड़े का ज्ञान होता है उनमें पुरुषवाचक संज्ञाएं पुल्लिंग और स्त्री बोधक संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे पुरुष, घोड़ा, मोर इत्यादि पुल्लिंग हैं और स्त्री, घोड़ी, मोरनी इत्यादि स्त्रीलिंग हैं। अब इसमें अपवाद भी हैं। हर नियम के अपने कुछ अपवाद होते हैं। जैसे संतान एक शब्द है। अब संतान लड़की भी है और लड़का भी है, लेकिन जब हम इसका प्रयोग करते हैं तब कहते हैं आपकी कितनी संतानें हैं, अर्थात प्रयोग स्त्रीलिंग में ही होता है। इसी प्रकार एक शब्द है सवारी। अब यहां पर ऐसे नहीं आप किसकी सवारी कर रहे हैं, नहीं, इस जीप में कितनी सवारियां हैं। अब सवारियां तो स्त्रियां भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, लेकिन जब उसके लिए सवारी शब्द का प्रयोग होता है तब वह स्त्रीलिंग होता है। इसी प्रकार पुलिस, पुलिस आ गई। अब अगर पुलिस में पुरुष हैं तो क्या हम कभी कहते हैं पुलिस आ गया? नहीं, क्योंकि पुलिस उसमें स्त्रियां भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, लेकिन पुलिस अपने आप में स्त्रीलिंग शब्द है क्योंकि इसका व्यवहार स्त्रीलिंग की तरह होता आ रहा है। संस्कृत, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं में 3 लिंग होते हैं, आपने भी पढ़ा होगा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। परंतु उनमें कुछ जड़ पदार्थों को उनके कुछ विशेष गुणों के कारण सचेतन मान लिया गया है। अब जैसे हम एक संस्कृत का उदाहरण लेते हैं, अमृतम, पीयूषम, ये पुल्लिंग है, लेकिन इसी का पर्यायवाची सुधा स्त्रीलिंग है ना रोचक? क्यों ऐसा अंतर है? व्यवहार के कारण। अब आगे देखिए एक और नियम जिसकी तरफ संकेत मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था, और यह कामता प्रसाद गुरु का कहना है कि जिन पदार्थों में कठोरता, बल, श्रेष्ठता
आदि गुण दिखते हैं, उनमें पुरुषत्व की कल्पना करके उनके वाचक शब्दों को पुल्लिंग, और जिनमें नम्रता, कोमलता, सुंदरता आदि गुण दिखाई देते हैं, उनमें स्त्रीत्व की कल्पना करके उनके वाचक शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। शेष अप्राणिवाचक शब्दों को प्रायः नपुंसक लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग के विचार से सब जड़ पदार्थों को सचेतन मानते हैं, इसलिए इसमें नपुंसक लिंग नहीं है। और नपुंसक लिंग न होने के कारण हिंदी की लिंग व्यवस्था पूर्वोक्त भाषाओं की अपेक्षा, पूर्वोक्त यानी संस्कृत, गुजराती, मराठी, इनकी अपेक्षा कुछ सहज है, क्योंकि दो ही वर्गों में हमें बांटना है शब्दों को, एक तो स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग। परंतु जड़ पदार्थों में पुरुषत्व की कल्पना करने के लिए कुछ शब्दों के रूपों, वस्तुओं के आकार प्रकार तथा दूसरी भाषाओं के शब्दों के मूल लिंगों को छोड़कर और कोई आधार नहीं है। अर्थात हमें वस्तुओं में पुरुषत्व की कल्पना के लिए अथवा स्त्रीत्व की कल्पना के लिए शब्दों के रूपों पर निर्भर करना पड़ता है, अथवा उनके आकार प्रकार पर निर्भर करना पड़ता है, अथवा यदि कोई शब्द दूसरी भाषा से लिया गया है तो हमें यह देखना पड़ता है कि दूसरी भाषा में उसका प्रयोग किस प्रकार हो रहा था, स्त्रीलिंग के रूप में या पुल्लिंग के रूप में। इन्हें छोड़कर हमारे पास दूसरा कोई आधार नहीं है हिंदी में वस्तुओं के लिंग निर्णय के लिए। और यह सर्वमान्य बात है कि वस्तुतः जड़ पदार्थों में लिंग निर्धारण का आधार मूलतः कल्पित है। फिर तो हमें लिंग की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। हमने अभी तक पुस्तकों में पढ़ा है कि संज्ञा के जिस रूप से उसकी जाति का बोध होता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लेकिन इस चर्चा के बाद मुझे लगता है हमें परिभाषा कुछ इस तरह देनी चाहिए कि संज्ञा के जिस रूप से उसकी यथार्थ अथवा कल्पित जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, क्योंकि हमने जड़ वस्तुओं के संबंध में कल्पना से यह माना है कि कोई वस्तु पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो हमें परिभाषा में भी यह स्पष्ट करना होगा कि यथार्थ अथवा कल्पित जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। अब मेरे मन में इतनी चर्चा के दौरान कुछ सवाल उठे हैं और ये सवाल मैं आप सभी के समक्ष छोड़ के जा रही हूं। आप इन पर सोचिएगा। सवाल सुनिए। कठोरता, बल और श्रेष्ठता क्या पुरुषों के ही गुण हैं? मेरा कहने का मतलब यह है कि भाषा में यह भेद क्यों है? जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, विद्वान कहते हैं कि जिन वस्तुओं में कठोरता और बल और श्रेष्ठता के गुण दिखें उन्हें पुल्लिंग कहा जाए। तो पहला सवाल मेरा है कि कठोरता, बल और श्रेष्ठता क्या पुरुषों के ही गुण हैं? क्या स्त्रियां श्रेष्ठ नहीं होती, कठोर नहीं होती, बलवान नहीं होती? बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं हमारे इतिहास में, वर्तमान में भी, जहां स्त्रियां श्रेष्ठ भी हैं, कठोर भी हैं और बलवान भी हैं। और दूसरा प्रश्न है अगला कि क्या पुरुषों में नम्रता, कोमलता, सुंदरता आदि गुणों की आवश्यकता नहीं होती?
क्या यह समाज की सामूहिक मानसिकता का प्रतिफल है या इस प्रकार के भाषा व्यवहार के आधार पर समाज की मानसिकता बनी है? जैसा कि हम भाषा व्यवहार कर रहे हैं कि अगर कोई वस्तु कठोर है तो उसे पुल्लिंग कह दिया जाए, नम्र है, सुंदर है, कोमल है तो उसे स्त्रीलिंग कह दिया जाए। तो क्या ये समाज की सामूहिक मानसिकता है या इस तरह के प्रयोगों के आधार पर समाज की इस प्रकार की मानसिकता बनी? ये सवाल मैं आपके समक्ष छोड़े जा रही हूं। इन पर विचार कीजिए, इनके उत्तर आप भी ढूंढने का प्रयास कीजिए, मैं भी करूंगी। और आगे के पाठ में लिंग के संबंध में और जानकारी प्राप्त करेंगे। उन नियमों को जानेंगे जिनके आधार पर लिंग परिवर्तन होता है, उन नियमों को जानेंगे जिनके आधार पर प्रयोग होते हैं। तो तब तक के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए और हिंदी व्याकरण पढ़ते रहिए। विद्यार्थियों, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने जिन ग्रंथों को आधार बनाया है उनके नाम हैं हिंदी व्याकरण, कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक है यह, और आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, इसके लेखक हैं वासुदेव नंदन प्रसाद। मुझे विश्वास है कि आज के इस पाठ से आपको संज्ञा के रूपांतर का परिचय प्राप्त हुआ होगा। आगे आने वाले पाठों में हम इन पर विस्तार से बात करेंगे। अभी तक आप जैसे हमसे जुड़े रहे हैं, आगे भी वैसे ही जुड़े रहिए। चैनल सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। अब आप हमसे हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपके सवाल और टिप्पणियां ये सुनिश्चित करेंगे कि आप हिंदी व्याकरण ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आगे का पाठ अगले सप्ताह। तब तक के लिए धन्यवाद।